नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्ज़ाम 2026 जो है बेहद इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और इसका एग्ज़ाम दोस्तों कब है? इसका एग्ज़ाम है 14 जून और 17 जून को, दो शिफ्ट में 4 शिफ्ट जो है टोटल एग्ज़ाम है। ठीक है, और एकदम दोस्तों धुआंधार तैयारी सभी लोग कर रहे हैं और आप भी दोस्तों जो एकदम धुआंधार तैयारी उम्मीद करते हैं कर रहे होंगे। ठीक है, अभी दोस्तों जो है ये केजीएस का आज से हम लोग यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज दोस्तों केजीएस के द्वारा जो निकाला गया था चयन टेस्ट सीरीज के नाम से। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों चयन टेस्ट सीरीज का आज हम लोग पहला टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पहला टेस्ट हम लोग यहाँ पर जो है लगाएंगे। और इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर दे दिए हैं। ठीक है, टेलीग्राम से सभी लोग पीडीएफ भी प्राप्त करके जो है बनाएंगे, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आपको एक दिन पहले दे देते हैं। अब बोलते हैं बना के रखिए, सुबह हमें क्लास होगा। ठीक है, तो इसीलिए पीडीएफ सभी लोग जो है पीडीएफ से सभी क्वेश्चंस को जरूर बना के रखेंगे, तब जाके और अच्छे समझ में आएगा। और ये अंतिम चयन वाला दोस्तों समझिए कि अंतिम रिवीजन है, क्योंकि 14 तारीख से एग्जाम है और इसमें टोटल जो है 10 टेस्ट है। टोटल इसमें कितना टेस्ट है? 10 टेस्ट है। ये आपको जो है एग्जाम से पहले 14 तारीख से पहले आपको कंप्लीट करवा देंगे। बस आप लोगों को बढ़िया से ये सीरीज को अच्छे से लगा लेना है एग्जाम से पहले। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। बस इसमें पूरा क्या किया है ना, सिलेबस को ही कवर कर लिया है, पूरा सिलेबस को कवर कर लिया है। ठीक है, इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बहुत अहम रहने वाला है। अंतिम समय में केजीएस यानी खान सर के द्वारा जो है ये टेस्ट सीरीज आपको निकाला गया था। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी जाके आपको पता चलेगा एक एक क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस टेस्ट में अगर दोस्तों आपका 60 नंबर आता है तो समझिए आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छा है आपका तैयारी, एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो सभी लोग 60 प्लस करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग ये शुरू करते हैं। और ये आपको जो है चयन टेस्ट सीरीज जो आपको केजीएस के द्वारा निकाला गया है उसका पहला टेस्ट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम दोस्तों सीमा तय की गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अधिकतम सीमा कितना तय की गई थी। याद रखिएगा कुल सीट का मात्र जो है 15% ही दोस्तों जो है मंत्री बन सकते हैं, जिसमें आपको प्रधानमंत्री का भी पद आता है। यानी सभी मिलाकर के मात्र 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ये नहीं कि जो है जितना सदस्य बना आधा को मंत्री बना देंगे, ऐसा नहीं है। 15% एक फिक्स किया गया है। ठीक है, ये जो किया गया था 91वां दोस्तों संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। 51वां दोस्तों जो आपको दिया है 91वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2003 में यह संशोधन। ठीक है, यानी ये प्रावधान आपको कब लाया गया? तो 2003 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नौकरशाही को क्या कहा जाता है। नौकरशाही को क्या कहा जाता है? 2 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा अस्थाई कार्यपालिका। क्या कहते हैं? अस्थाई कार्यपालिका, यानी ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बी याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है नौकरशाही दोस्तों? तो यह एक सरकार की वह शाखा है जिसमें सरकारी सेवाओं में काम करती है लोग। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ये दोस्तों आपका जो हो जाएगा 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। 5 वर्ष यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति कौन है तो सीपी राधाकृष्णन आप लोगों को याद रखना है। सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। भारत में संसदीय कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है दोस्तों याद रखना प्रधानमंत्री। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है जितने मतलब कि मंत्रिमंडल जो होता है ना, उनकी भी अध्यक्षता पूछे कौन करते हैं तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य जो है विशेषता क्या है। संघीय शासन व्यवस्था का राइट आंसर दोस्तों ये होगा दोहरी सरकार प्रणाली। क्या होगा ये? दोहरी सरकार प्रणाली, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। संघीय शासन प्रणाली का मतलब दोहरी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दोहरी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, यह कथन का क्या तात्पर्य है। विविधता जो है मानव समाज का अनिवार्य गुण है,
इसका तात्पर्य क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा आपको सी। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म और संस्कृति व परंपराएं होती है, यही आपको क्या है, तो एक विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा एकता में विविधता बनाए रखना। आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, एकता में विविधता को बनाए रखना। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राजनीतिक दलों की जो है नींव सर्वप्रथम किसने जो है किस देश में पड़ी थी? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यानी राजनीतिक जो ये दल है, राजनीतिक पार्टियां जो इतना देख रहे हैं, इनका सबसे पहले जो है माना कि कहाँ पर इनका नींव रखा गया था, किस देश में? तो ये रखा गया था दोस्तों, याद रखना है, ये 8 का होगा ब्रिटेन। क्या होगा, ये ब्रिटेन यहाँ से याद रखना है। खास करके दोस्तों 1688 में जो एक आपको हुआ था गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बाद दोस्तों वहाँ पर जो है क्या हुआ था, तो जो है राजनीतिक दल जो है बना था। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र के 3 जो है मुख्य अंग कौन है? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य जो यानी अंग है वह कौन है? तो ये हो जाएगा आपको बी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये बी यहाँ से जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का जो है एक कुपरिणाम क्या है? ये कुपरिणाम की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो है ये क्या है? तो ये हो जाएगा अलगाववाद। क्या होगा, अलगाववाद, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अलगाववाद दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जो है भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में ही हो चुका था? ये बताइए, यूरोप में पुनर्जागरण के काल में ही हो चुका था। 11 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ से, ये होगा आपको सी, राष्ट्रवाद। क्या होगा, ये राष्ट्रवाद हो जाएगा। यानी राष्ट्रवाद का एक प्रकार से कहा जाए तो बीजारोपण यूरोप के पुनर्जागरण काल में ही शुरू हो चुका था, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रांसीसी क्रांति जब आपको 1789 में हुआ था, उसके बाद इसका यह परिणाम निकला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत का जो है स्थापना किया? कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत का स्थापना किया? तो ये हो जाएगा साम्यवाद। आंसर नंबर सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ जो बना था, इनका मुख्य उद्देश्य जो क्या था, याद रखना दोस्तों, ये होगा विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना। ये पहला दोस्तों जो आपको हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था? द्वितीय जो आपको अंतर्राष्ट्रीय संघ है, यह किन विचारों पर आधारित था? तो याद रखना, ये समाजवाद और मार्क्सवाद हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, सभी लोग इस सेशन को अच्छे से करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों, इसमें जो है टोटल आपको 10 गो जो है सेट यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि जो केजीएस के द्वारा यानी खान सर के द्वारा जो चयन टेस्ट सीरीज शुरू किया गया था दोस्तों, ये मद्य निषेध के लिए, इसमें टोटल 10 टेस्ट लिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा क्लास आप लोगों को करवाएंगे, एग्जाम से पहले समाप्त करेंगे। अच्छे से ये क्लास को करके जाना है, यानी अंतिम समय में ये चयन वाला जो है आपको टेस्ट सीरीज रहने वाला है। ये पहला टेस्ट सीरीज है, याद रखेंगे। और इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पर दे दिए हैं 1 दिन पहले। ठीक है, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पे जाएंगे, वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो वो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये बताइए। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, लेनिन यहाँ से याद रखेंगे। रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? रूस में कृषकों की जो स्थिति थी दोस्तों, ये कैसी थी ये बताना है। तो ये हो जाएगा, वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन 2 साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था? ये बताइए। यानी क्रीमिया युद्ध जो है मुख्य रूप से किन 2 साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था? बताइए 17 का। तो ये हो जाएगा रूस और जो है ऑटोमन साम्राज्य के बीच। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? शीत युद्ध जो हुआ था, इसका जो है मेन रीजन क्या था? तो ये होगा पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव हो गया था। ठीक है, यानी आंसर ये हमारा सी हो जाएगा।
याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। शीत युद्ध जो है ना खास करके देखेंगे तो सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच जो है वैचारिक मतभेद के कारण यह उत्पन्न हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार थे, या कह सकते हैं कि उसका उत्तराधिकारी कौन बना। ये क्वेश्चन आपको 19,838 भर्ती में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो याद रखना ये ट्राटस्की, ये स्टालिन हो जाएगा। ट्राटस्की और स्टालिन, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल सेना का गठन जो है किसने किया, तो लाल सेना का जो गठन किया गया लियोन आपको जो है ट्राटस्की, क्या होगा ये ट्राटस्की, दोस्तों याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायत समिति बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है, पंचायती राज व्यवस्था का जो है पंचायत समिति कौन सा स्तर है, तो ये हो जाएगा आपको मध्य स्तर पे इसको रखा जाता है। किस स्तर पर, मध्य स्तर पर रखा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे होता है क्या, ग्राम पंचायत, ठीक है, उसके बाद होता है पंचायत समिति और फिर होता है जिला परिषद, इन्हीं के बीच है ना ये। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। ये जो त्रिस्तरीय दोस्तों ग्राम पंचायत की व्यवस्था दिया गया था, ये बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दिया गया था और 1957 में जो है बलवंत राय मेहता ने अपना रिपोर्ट जो है सौंपा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों एवं कस्बों में स्थानीय सुशासन का जो है इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है, यानी नगरों में जो है, नगरों एवं कस्बों का जो है स्थानीय सुशासन का इतिहास कौन से ग्रंथ में है बिहार का, ये हो जाएगा आपको मनुस्मृति या महाभारत। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, मनुस्मृति या तो महाभारत, यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा भी एक पुस्तक में आपको मिलेगा, खास करके जो है मौर्य साम्राज्य की जो है बारे में अगर जानना होगा तो आपको मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें भी आपको बिहार के बारे में बताया गया है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। देखिए संपूर्ण क्रांति जो देन है ये हमारे बिहार का देन है, और ये दोस्तों किसने दिया था, तो याद रखना जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, जब जब देखिएगा बड़े लेवल पे क्रांति हुआ ना तो उसका शुरुआत बिहार से हुआ है। ठीक है, तो बिहार याद रखना। और ये जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी, ये 1974 ईस्वी में, याद रखेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो आंसर ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यानी कि बिहार में किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको दिया गया है, तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन उठेगा यहाँ से कि रामधारी सिंह दिनकर को आखिर कब मिला था, ये बहुत पहले 1972 ईस्वी में दोस्तों इसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार की आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मंडन मिश्र पुरस्कार जो दिया जाता है धर्म एवं दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ था। बिहार में शुरू हुआ था लॉन टेनिस जो 1912 में, ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा पटना से। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, पटना दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बिहार में जो कह रहा है कि तुर्क शासन का युग जो है कब शुरू हुआ, ये बताइए। बिहार में तुर्क शासन का जो शुरू हुआ था युग, ये शुरू हुआ था कब, तो 1203 ईस्वी में। तब हो जाएगा 1203। जानते हैं ना वो जो नाम था वो बख्तियार खिलजी, जिन्होंने क्या किया था, बिहार पर जो आक्रमण किया था, खास करके नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया, फिर जो है बिहार शरीफ में था उसको विध्वंस कर दिया, बौद्ध शिक्षण जो है संस्थान था उन सबको जो है इन्होंने क्या कर दिया, विध्वंस कर दिया। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस जो है वस्तु पर लगाया जाता है, यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है किस वस्तु पे लगाया जाता है, तो भारत में उत्पादित वस्तु पे दोस्तों लगाया जाएगा। भारत में जो आपको होगा ये जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, याद रखना एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन किन बैंक का विलय करके किया गया था, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बना बाद में इसी का नाम चेंज करके भारतीय स्टेट बैंक किया गया, तो इनको जो है इनका जो निर्माण हुआ था कौन कौन बैंक को मिला करके, तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ बंगाल, ये तीनों बैंक को मिला करके सम्मिलित रूप से इंपीरियल बैंक बनाया। और बाद में यही जा करके बना कौन सा बैंक, तो SBI बना, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और वर्तमान में याद रखना SBI जो है भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, यानी सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, याद रखना। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजना के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के जो है रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। ये जो प्राप्त हुआ है दोस्तों 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा नाबार्ड, यानी आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, नाबार्ड याद रखेंगे। ठीक है, ये सेशन जो है ये चयन टेस्ट सीरीज जो है इसको कोई मिस नहीं करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये रहने वाला है और इसमें लगभग पूरा सिलेबस भी कवर किया गया है। 10 सेट को बनाने का मकसद इसमें है कि पूरा सिलेबस भी कवर किया गया है और एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है। ठीक है, तो कोई सेट में आपको क्या होगा तो कोई चीज़ रहेगा, कोई सेट में आपको कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, तो ऐसे करके इसमें जो पूरा से इसीलिए बोलते हैं चयन श्रेष्ठ है, यानी चयन टेस्ट है, इसको जो अच्छे से आप लोग करिएगा। ठीक है, मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है ये बताइए। मानव पूंजी से हो जाएगा इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, यानी आंसर ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत है ये बताइए, कौन सा इसमें से खाद्यान्न का एक स्रोत है, ध्यान दीजिए। तो गहन खेती ये भी है, आयात नीति ये भी है, भंडार भी रखते हैं ये भी सही है, यानी इनमें से सभी हमारा क्या होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन के लिए जैसे अनाज हो गया, गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, ये सभी है। कुछ आयात करते हैं तो कुछ अपना खेती करते हैं, कुछ को भंडार करके रखते हैं फिर खाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृति स्वरूप है, भू आकृति स्वरूप है, तो ये हो जाएगा आपको प्राचीन कठोर सील चट्टानों से बना, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का एक मैदान है। ये जो मैदान हो जाएगा जलोढ़ मैदान है। किस प्रकार का मैदान है, ये जलोढ़ मैदान है दोस्तों, यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि आपको 25 इसका जो है किलोमीटर लंबाई है, 25 किलोमीटर लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर के बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। गंगा नदी पूर्णतः भारत में बहती है, ठीक है, और आपको जो है याद रखिएगा गंगा नदी जो भारत में इसकी जो टोटल लंबाई होता है ये आपको होता है 25, हालांकि कुछ भाग आपको जो है बांग्लादेश में भी थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन याद रखेंगे ये जो आपका होता है गंगा नदी ये आपको भारत में इसकी कुल लंबाई 25 है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर के जो गुजरती है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मध्य उच्च जो है भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है ये बताइए। मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है ये बताइए। 35 का हमारा राइट आंसर होगा मालवा का पठार, आंसर क्या होगा बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सतपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है। तो ये जो घाटी हो जाएगा कौन सा, तो ये होगा आपको ताप्ती, यहाँ से जो है घाटी हो जाएगा सतपुरा के, आंसर ये बी हो जाएगा ताप्ती। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट जो है दो भ्रंश यानी कि नर्मदा और आपको ताप्ती जो है आपको भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है। इस ऑप्शन बताइए भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक समय में दिया, यहाँ पर प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था जिसे क्या कहा जाता था। बहुत ज़बरदस्त, इसको जो कहा जाता है दोस्तों याद रखिएगा, इसको कहा गया था पेंजिया। क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया था, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बिहार बजट दोस्तों जो है 2026-27 बिहार के किस वित्त मंत्री के द्वारा जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। तो ये ध्यान दीजिए कि वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में, क्योंकि जो बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री हो जाएगा आपको विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सुपौल से दोस्तों जो है क्या है तो विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये है मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ है। त्रिपुरा शांति समझौता, तो ये हुआ था दोस्तों सी भारत सरकार, नेपाल और आपको जो है त्रिपुरा, और उसके बाद है त्रिपुरा ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स के द्वारा, यानी आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है किन्हें नियुक्त किया गया, VVI क्वेश्चन रहेगा। 16वें वित्त आयोग के जो दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष जो चुना गया है अभी याद रखिएगा वर्तमान में ये हो जाएगा अरविंद पनगडिया। ठीक है, अरविंद पनगडिया यहाँ से याद रखना, आंसर क्या होगा तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली बार महिलाओं ने दोस्तों जो है महिला T20 वर्ल्ड कप अपना भारत जीता है। तो याद रखना किस देश ने भारत नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये, किस देश ने पहला महिला T20 2024 का खिताब जीता है? तो ये होगा न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड दोस्तों पहली बार जीता है। भारत तो और भी बार जीता है, लेकिन न्यूजीलैंड जो है आपको पहली बार ये जीत दर्ज किया है, ये यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, ये न्यूजीलैंड है, याद रखना। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, तो ये डी याद रखना। और इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था, इसीलिए क्वेश्चन जो है ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मर्यादा जो है किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मर्यादा जो शुरू किया गया है ये आपको उत्तराखंड में, क्या होगा? उत्तराखंड, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। क्यों शुरू किया गया? तो धार्मिक स्थल जो है या पर्यटन स्थल जो है उनकी मर्यादाएं को बनाए रखने के लिए, जो हुड़दंग जो मच जाता है अभियान के दौरान, कोई नशा करके चले जाते हैं, कोई गंदगी फैला देते हैं, उनके लिए। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में। आंसर ये ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश के उमेरिया जिला में आपको स्थित है, याद रखना है। रॉयल बाघ के लिए आपको ये स्थित है, यानी कि फेमस है। वर्तमान में कह रहा है कि नाटो के महासचिव कौन है? वर्तमान में नाटो के जो महासचिव हो जाएगा, याद रखना है, ये मार्क रूटे। क्या होगा? मार्क रूटे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मार्क रूटे क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको अर्नेस्ट शुमाकर। अर्नेस्ट शुमाकर, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। ये पुस्तक 1973 में दोस्तों आपको ये प्रकाशित हुआ था, याद रखेंगे। और ये आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक था, जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, दिया यहाँ पर है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर जो 248 का होगा ये होगा आपको डी, राजस्थान में। देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन अच्छे से, सॉरी राजस्थान नहीं, आपका जो होगा सही कर लीजिए, कोणार्क है ना, ये आपको होगा उड़ीसा में। क्या होगा? उड़ीसा हो जाएगा ना। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में? थी उड़ीसा में। और ये जो देवताओं को समर्पित है ना, सूर्य देवता को सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कोणार्क जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर हम लोग कहते हैं ना, तो याद रखेंगे। और ये हर साल दोस्तों जानते हैं 1 से लेकर के 5 दिसंबर के बीच यह आयोजित होता है वहाँ पर उत्सव। और ये जानते हैं 1986 से शुरू हुआ है और अब तक यह प्रथा वहाँ पर चल रहा है उड़ीसा में। आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो राजा जी नेशनल पार्क हो जाएगा कहाँ? उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में भारतीय सेना जो है और पुनीत बलान ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान, यानी कह सकते हैं संविधान गार्डन का स्थापित किया है? ये भी क्वेश्चन बहुत बेबिया रहेगा, तो पूछेगा, डायरेक्ट भी पूछ सकता है अब कि संविधान गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है। तो संविधान गार्डन जो दोस्तों स्थापित किया गया है, याद रखेंगे, ये होगा पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। आंसर डी हो जाएगा, पुणे। यहाँ से इसका जो है क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेमा खांडू हाल ही में जो है किस राज्य के पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? पेमा खांडू, ये तो जानवे करते हैं, अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको जो है तीसरी बार वहाँ पर लगातार बने हैं। ये जो है आपको 13 जून 2024 को ही शपथ लिया था, याद रखेंगे। आंसर ए हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री से एगो क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है, कंफर्म है आपको, उसमें भी खास करके पूर्वोत्तर जो राज्य है ना वहीं के पूछता है। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? नटंजलि उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पशुपालन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि के दर आधार पर बिहार किस उत्पादन में प्रथम स्थान पर देश में आ गया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, मुझे लग रहा है क्वेश्चन छप गया है, याद रखना। अब जो है भारत में अपना बिहार जो आपको है अंडा उत्पादन में पहले स्थान पे आ गया है। आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा, अंडा उत्पादन। पृथ्वी पर जो है वस्तुओं का भार किस कारण होता है? पृथ्वी पर वस्तु का भार जो होता है ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच का कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय बल जो कार्य करता है आपको सभी प्रकार के आवेश के बीच। आंसर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि वस्तु की यात्रा अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई, ठीक है, और इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? तो मतलब क्या पूछा है बताइए हमको। ये तो चाल की जो है एक प्रकार से आपको पूछा है फॉर्मूला ना जी। औसत चाल बराबर होता है ना कि मतलब कि औसत दूरी बटे जो है समय अवधि। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ये औसत चाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि बिना क्वथनांक तक पहुँचे किसी द्रव का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है। राइट आंसर जो होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण, यही कहलाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा दोस्तों जो है क्या है, ये आपको ब्लड में पाया जाता है खास करके, लेकिन ये प्लाज्मा के बारे में पूछ रहे थे, होगा पदार्थ की एक आयनीकृत गैस की अवस्था है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल के बूंदे क्यों नजर आती है। तो ये जो नज़र आने का रीज़न है ये बताना है। ये हो जाए दोस्तों यहाँ से हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर जल बूंद बना लेता है, इसीलिए। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण क्या होगा, तो ये दोस्तों शून्य होगा। तब क्या होगा, ये शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ये हमारा बी राइट आंसर होगा, शून्य। दोस्तों यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है, यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हो तो उनके दोस्तों आपेक्षिक वेग की गणना कैसे की जाती है। आपेक्षिक वेग की गणना जो की जाती है दोनों की गति को घटा करके। आंसर क्या होगा, तो ये बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि जब हम दीवार को धक्का देते हैं तब जो है दीवार को धक्का देते हैं और हमें पीछे की ओर बल महसूस होता है, तो यह किस नियम का उदाहरण होता है। ठीक है, बात बताइए। क्रिया बराबर जो, अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, पहले कह रहे हैं कि धक्का देते हम पीछे की ओर जो है मतलब लगता है, तो ये जो क्या होता है, क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रक्रिया, ये किसका उदाहरण है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ का। आंसर क्या होगा, गति का तीसरा नियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है ये कैसे होती है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको ए, तत्वों की पुनः व्यवस्था से। आंसर ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, ये बताइए। तो परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है यह कैसा होता है, तो ये आपको रिक्त हो जाएगा, यानी खाली होता है, यानी खाली छोड़ दिया था, ऐसा याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है, ये बताइए। इसको जो जानते हैं दोस्तों याद रखना, भौतिकी में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, भौतिकी यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। खास करके प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है इन्होंने दिया था और इनको नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए मिला था 1921 ईस्वी में, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। सफ़ेद प्रकाश में जो है कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो विचलन सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको बैगनी रंग का होता है, सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का होता है, याद रखिएगा विचलन, और सबसे कम होता है वो लाल रंग का, ठीक है। आंसर ये हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है। तो धोने का सोडा जो है किस प्रकार का लवण है, तो ये आपको क्षारीय लवण हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, इसका फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे Na2CO3 जो है और इंटू 10H2O यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तनुकरण का अर्थ क्या होता है। तो तनुकरण का जो अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो है किसी भी जैसे विलयन होता है ना, उसकी विलायक मिलाकर उसकी सांद्रता को घटाना। विलायक जो होता है वो जल है, जैसे जल में कोई चीज़ आप मिला देते हैं, जैसे चीनी मिला देते हैं। आंसर ये क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है। किस गैस की कमी वहाँ से हो जाएगा तो प्रदूषण, तो ओजोन की कमी नहीं होना चाहिए। ओजोन ही दोस्तों क्या करता है, तो परावैंगनिक किरणों को रोक के रखता है और हम तक नहीं पहुँचता है, नहीं तो पहुँचेगा तो जो है स्किन कैंसर होने की चांसेस रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है के उत्सर्जन को कम करके निम्नलिखित में से किसे कम किया जा सकता है। तो ये जो कम किया जा सकता है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा अम्ल वर्षा को, क्योंकि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है ना। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो है किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, ये हो जाएगा दोस्तों परमाणु केंद्रक। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, परमाणु केंद्रक यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की स्थिति की खोज की थी, ये बताइए। तो ये जो होगा आपको जेम्स चैडविक हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। दिया यहाँ पर, एस्केलमिंथस प्राणियों को गोल कृमि क्यों कहते हैं। गोल कृमि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इनके शरीर जो है अनुप्रस्थ काट तरह की तरह गोल होता है। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एनिलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता क्या है। एनिलिडा संघ में जो आता है ना, खास करके केचुआ और लीच, इसका शरीर क्या होता है, तो खंडित होता है। केचुआ सब जो है एक प्रकार से खंडित वाला जो होता है। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि लीवर वर्ट पौधों का जो है शरीर मुख्यतः कैसा होता है।
पढ़ाएं ये। राइट आंसर क्या होगा, तो होगा थैलस के रूप में। क्या होगा, थैलस के रूप में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैलस यानी थैलस जैसी संरचना होती है, ठीक है। शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं, तो शैवाल का रय किस प्रकार के पौधे होते हैं, तो ये हो जाएगा आपको सरल, थैलस युक्त और स्वपोषी पौधा। आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित समूहों में केवल जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है कौन, ये बताइए। तो ये हो जाएगा फलों के छिलके और सब्जियां एवं लकड़ी। आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है जैव विविधता के घटक नहीं है, कौन यहाँ पर जैव विविधता के घटक नहीं है, तो ये होता है मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिट्टी जो है इसकी जैव विविधता की घटक नहीं है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित होता है, तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से 79 का ये डी हो जाएगा, क्रोमेटिन हो जाएगा। आंसर ये डी हो जाएगा। सभी लोग दोस्तों जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा और क्लास आपका नहीं छूटेगा। इसीलिए सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों मैथ है दिया, यहाँ पर है, इसको बनाएंगे सभी लोग, ठीक है। मैथ है यहाँ पर, इसको जो है बनाने का आप लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं है, क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए जो है इसका PDF में हम सॉल्यूशन आपको दे देंगे, तो सभी लोग बनाएंगे। आंसर जो निकलेगा ये आपको 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो है आपको 880 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल क्या होगा, ये जो होगा यहाँ से ये आपको 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया यहाँ पर है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा जो 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा निर्मित है, ठीक है। तब इसको बनाएंगे दोस्तों, तो जैसे तो राइट आंसर जो निकलेगा 82 का कितना, तो 42 सेंटीमीटर निकल जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 52 के जो है पत्ता है, यानी कि ताश के 52 पत्ते के गड्डी में 2 जो है पत्ते यादृश्य निकाले जाते हैं, तो दोनों पत्ते बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये होगा आपको दोस्तों जो है 83 का सी निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर दोस्तों ए का मान 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री का मान इस पे सब में रख दीजिए, निकाल लीजिए, ठीक है। आंसर क्या निकलेगा, तो आंसर दोस्तों यहाँ से आपको बी निकल जाएगा 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित को हल करिए। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, सरलीकरण वाला है ये, इसको हल करेंगे तो 0 आ जाता है। आंसर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है 17 पे पावर 13 माइनस 21 है, भागा जो है 18 है, तो इसको निकालेंगे, तो इसको जो निकालेंगे भाग होगा जो आपको शेषफल ये 14 निकल जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक टीम में 10 खिलाड़ी है, 10 खिलाड़ियों ने 3 खिलाड़ियों की कितनी टीम का गठन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों किया जा सकता है टोटल कितनी, तो यहाँ पर जो है 10 सी या 3 निकाल लेंगे, निकल जाएगा, है ना, कॉम्बिनेशन का सवाल है। आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है आदर्श की माँ को गंभीर बीमारी है, वाक्य में करे अशुद्ध वर्तनी आपको चुनना है। गंभीर बीमारी जो यहाँ पर है, और गंभीर जो लिखा है ना, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 88 का, तो यहाँ पर सबसे पहले गंभीर तो ठीक है, लेकिन ये बीमारी यहाँ पर क्या होता है, ब दीर्घी का बीमारी होता है, यानी ब दीर्घीकार होता है। यहाँ पे बहर्षी का दिया है, यही गलत है। आंसर ये ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो ल और स का जो उच्चारण हो जाएगा दोस्तों ये आपको होगा दंत से, यानी आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। कवि स्त्री को स्त्री जो कविता लिखती है उसको क्या बोलते हैं, तो स्त्री जो कविता लिखती है उसको बोलते हैं कवियत्री। आंसर ये सी हो जाएगा। इसमें भी ध्यान रखिएगा, पूरा एक ही जैसा है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, खाली जगह में क्या होगा, वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, नारी देख कर के इलाज करते हैं, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुसीबत और मुसीबत में और मुसीबत आना करे किस मुहावरे का अर्थ है, तो मुसीबत में जो है यह किसका हो जाएगा, और ये जो है किसका, तो मुसीबत में मतलब कंगाली में, और मुसीबत आना मतलब जो है कंगाली में आटा गीला। आंसर ये ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आइटम्स आपको दिया है चुनने के लिए, ठीक है। बेबे यहाँ पर इन द वुड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है
कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ए राइटर ऑलवेज इज हैविंग हिज ऑन विजन ऑफ लाइफ। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ऑलवेज हैज, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो सी सैड आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 95 का, ये आपको सी हो जाएगा, यानी सी सैड दैट सी वुड गो टू मार्केट जो है नेक्स्ट डे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पॉलिट वर्ड फॉर समथिंग शॉकिंग। तो 96 का जो राइट आंसर होगा ये डी निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा? ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है एंटोनम चुनने के लिए, यानी इमाकुलेट के लिए जो है आपको चुनना है एंटोनम, मतलब उल्टा। तो ये हो जाएगा ए, क्या होगा? ये अनक्लीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पर है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, समबडी हैज़ पुट आउट द फायर। राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा बी, क्या होगा? बी हो जाएगा, द फायर हैज़ बीन पुट आउट बाय समबडी। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पर है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वॉर। दिया है लॉन्ग लास्टिंग डीप, यहाँ पर जो है बिटरनेस और इल विल। राइट आंसर जो 99 का होगा ये ए हो जाएगा, रनकोर। आंसर नंबर रेनकोर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, फाड़। ठीक है, तो इसका जो होगा यहाँ से ये सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से वॉग, आंसर सी होगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है केजीएस के द्वारा जो अभी निकाला गया है चयन टेस्ट सीरीज, मद्य निषेध, चलनदस्ता और आपको कक्षपाल भर्ती के लिए उसका पहला टेस्ट सीरीज था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में सभी लोग जरूर बताएंगे। इसमें जो स्कोर निर्धारित था लगभग आपको, अगर इसमें स्कोर आपको 60 के आसपास आता है तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल जो है एकदम थोड़ा घुमा के दिया है, इसीलिए सभी लोग जो है इस सेट को अच्छे से लगाएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिए हैं, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर देंगे। सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कैसा लगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।